जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 13th और 14th आप 12th में 11th में पढ़ चुके हैं और अब 12th में आपको जो है ग्रुप 15 से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आपको पढ़ाई यहाँ से करनी है ग्रुप 15th की। देखिए, ग्रुप 15 में अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। मतलब नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है Sb और बिस्मथ है Bi। तो ये इतने एलिमेंट हैं इस ग्रुप में। और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है N2 के फॉर्म में जो 78% वॉल्यूम इसका जो है एटमॉस्फेयर में होता है। सबसे अधिक कंपैरिजन जो है गैस, अगर एयर में अगर हम बात करें तो 78% तक नाइट्रोजन होती है अर्थ क्रस्ट का। और सोडियम नाइट्राइट, चिली साल्टपीटर जिसको हम लोग कहते हैं, NaNO3 को चिली साल्टपीटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन साल्टपीटर इसको कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को। इन सब में भी नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, सीधे आते हैं अपने क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स पर। पीछे की चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 और Np3 होता है। देखिए, P3 क्या है? ये P का हाफ फील्ड कंडीशन है, PX है, PY है और ये PZ है। तो अगर 1 1 1 तीनों में इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फील्ड कंडीशन है। तो ये स्टेबल कंडीशन होता है, इसलिए N2 जो है इनर्ट बिहेवियर शो करता है। और जैसा कि कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई है तो वो जो है नीचे, मतलब कि ग्रुप में नीचे आने पर वो इंक्रीज करती है, जैसा कि पहले की तरह है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि D और F ऑर्बिटल उसमें आने लगते हैं, इसलिए उसकी साइज जो है बढ़ती चली जाती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर हम बात करें तो ग्रुप में जो है डिक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे भी सेम वहीं ग्रेजुअल डिक्रीज एटॉमिक साइज जो होती है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ती चली जाती है तो न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है कमज़ोर हो जाता है। तो आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आसान होता चला जाएगा। तो सबसे छोटे एटॉमिक साइज़ में इलेक्ट्रॉन निकलना सबसे मुश्किल है और सबसे बड़ी साइज़ में निकलना इलेक्ट्रॉन आसान है। इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी इसका नीचे आने की तरफ घटता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है डिक्रीज डाउन ग्रुप करने पर ये घटती है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो ग्रुप में जाने पर तो घटता ही है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पॉली एटॉमिक हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो है डायटॉमिक होता है। ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए तो इसमें +3 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई डज नाइट्रोजन नॉट शो द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और ये 1s2 2s2 और 2p कितना 3 होता है, 2p3। तो इसमें जो है D ऑर्बिटल नहीं है, तो D ऑर्बिटल न होने की वजह से ये जो है अपने ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। इसलिए नाइट्रोजन जो है केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। और इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो HNO2 होता है, HNO2 इसका जो है डिसप्रपोर्शनेशन होता है। इसका डिसप्रपोर्शनेशन कैसे होता है? ये सेल्फ डिकम्पोज होता है HNO3 H2O और NO नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहाँ पे 3 जगह ऑक्सीडेशन स्टेट है और तीनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन 3 जगह प्रेजेंट है और तीनों में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आएगी। आप यहाँ पे इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, तीनों नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हमको कमेंट करिएगा कि जो है HNO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट इतना है, NO3 का इतना है, HNO3 का और NO का इतना है। तो हम वहाँ पे देखेंगे आपका कि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। और सिमिलरली जो फास्फोरस का केस है उसमें भी जो है डिसप्रपोर्शनेशन का केस आता है फास्फोरस में भी। देखिए, अब जो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नॉर्मलस प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन की कुछ नॉर्मलस प्रॉपर्टीज आती हैं
कि नाइट्रोजन ऐसा करता है, नाइट्रोजन ऐसा करता है, नाइट्रोजन ऐसा करता है, ये नहीं करता है, ऐसा क्यों। तो उसमें जो पॉइंट बनेंगे आपके, जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो इसके एटॉमिक साइज पे बनेगा, पहला ध्यान रखिएगा, एटॉमिक साइज। दूसरा जो होगा वो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनेगा। तीसरा जो होगा इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी होगा। और जो चौथा बनेगा वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल बनेगा। ये 4 पॉइंट से इसके जितने भी अनॉमलस बिहेवियर नाइट्रोजन के वो डिस्कशन या एक्सप्लेन होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा है आयनाइजेशन इंथैल्पी, और फोर्थ है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इससे भी इसके ऊपर असर पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि इसकी साइज मोस्ट अप्रोप्रिएट साइज होती है, जिससे ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर सकता है। यह जो है नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना लिया, डबल ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, तो पी पाई बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन जो है कि साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए ये सारी बातें होती हैं। जबकि फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके जो होते हैं इनके बॉन्ड थोड़े वीकर होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन से ज़्यादा वीकर जो है बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, फास्फोरस के बीच में भी ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन जो ये बॉन्ड लेंथ है या जो बॉन्ड इंथैल्पी है, यहाँ बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड इंथैल्पी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है और बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन की साइज अप्रोप्रिएट है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी नहीं होता है, और एटम बड़े होने की वजह से साइज जो है छोटी होने की वजह से इसमें जो है बॉन्ड भी हिसाब से नज़दीक के रहते हैं। लेकिन फास्फोरस की जो साइज होती है, एटॉमिक साइज जो बड़ी हो जाती है, तो जब एटॉमिक साइज बड़ी हो जाती है तो ये बॉन्ड लेंथ जो है भी बड़ा हो जाता है, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होने पर बॉन्ड इंथैल्पी कम हो जाएगा। कोई भी अगर इतनी छोटी सी रस्सी है, इसको आप तोड़ने के लिए, और इतनी बड़ी सी रस्सी है, इसको तोड़ने के लिए कहाँ अधिक आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, वो आप समझ रहे हैं। तो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ता है, ठीक है, तो इंथैल्पी घटेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि अब ये साइज इतनी छोटी न हो जाए कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करने लगे, जैसा कि फ्लोरीन के केस में होता है। ये साइज बहुत छोटी, इलेक्ट्रॉनिटी बहुत अधिक, इसकी वजह से जो है बॉन्ड बहुत नज़दीक हो जाता है, तो ये बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा हो जाता है। तो ये तो ठीक है बात है कि बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ काज करने लगेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन काज करने लगते हैं, तो वहाँ केस और बन जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड इंथैल्पी जो है इस रेशियो में क्या होगी। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन की, उससे कम फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी और बिस्मथ की, ऐसे चलेगा ये रेशियो, ठीक है। ये ऑर्डर ऐसा फॉलो होगा। और फिर कह रहा है कि नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड बिकॉज द हाई इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर हम नाइट्रोजन सिंगल की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड कमज़ोर है पीपी से। क्यों ऐसा है? क्योंकि नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वहाँ पे काज हो रहे हैं, लेकिन फास्फोरस का एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होता है। तो देखिए, नाइट्रोजन जिससे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग अगर है, तो उस केस में यह जो है इसका बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है। लेकिन अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और फास्फोरस सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें जो है बॉन्ड इंथैल्पी इसकी ज़्यादा है, यह ध्यान रखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण। और नाइट्रोजन जो है डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसलिए यह डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। और जबकि अदर एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरल फार्मूला दिया है R3P डबल बॉन्ड O, तो ये बनाते हैं। और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, नाइट्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है, क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है, फास्फोरस फॉस्फीन बनाता है, और आर्सेनिक AsH3 बनाता है। इसी तरह से सभी एलिमेंट जो है हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके। तो ये हो गया अमोनिया। और ये सभी जो है लेविस बेस का काम करते हैं, क्योंकि सभी के ऊपर दो लोन, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, वन पेयर में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, तो सभी लेविस बेस की तरह काम करते हैं। और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके E2O3 और E2O5 बनाते हैं।
जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं N2O, N2O5, N2O3, NO, इस तरह से डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है। ऐसे ही फास्फोरस भी बनाते हैं। और इनके ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है एसिडिक और न्यूट्रल दोनों केस में होते हैं। और आर्सेनिक और एंटीमनी फास्फोरस के बिस्मथ के प्रीडोमिनेटली बेसिक होते हैं, जबकि जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन के एसिडिक इन नेचर में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट फॉर्म द पेंटाहाइलाइड। तो नाइट्रोजन जो है इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी टू 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। इसमें डी ऑर्बिटल होते ही नहीं हैं, तो ये कोवेलेंट इसके बॉन्ड कोवेलेंसी इसकी नहीं बढ़ सकती और ये जो पेंटाहाइलाइड नहीं बना पाता है। अगला क्वेश्चन है कि pH3 है लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द NH3। तो NH3 में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो NH3 का होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है, और pH3 में नहीं होती तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम रहती है। तो ठीक है। और कह रहा है कि वाई पेंटाहाइलाइड्स ऑफ फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ मोर कोवेलेंट देन द ट्राईहाइलाइड्स। ट्राईहाइलाइड के कंपेरिजन में पेंटाहाइलाइड की जो कोवेलेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों कोवेलेंट क्यों होती है? जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उतने ही ज़्यादा उसकी कोवेलेंसी होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो वाई इज द BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द। देखिए ये कह रहा है कि BiH3 तो बिस्मथ के साथ 3 ठो H लगाया हुआ है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग का मतलब है कि जिससे जितना अधिक H रिलीज होगा वह उतना ही अधिक रिड्यूसिंग होगा। तो यह जो बॉन्ड लेंथ है ये ज़्यादा होती है क्योंकि बिस्मथ की साइज़ बड़ी है। तो बॉन्ड जैसे NH3 है, तो अब NH3 जो है इसके N और H के बीच की बॉन्ड लेंथ कम है, तो H ये रिलीज नहीं कर पाता, जबकि बिस्मथ जो है H रिलीज कर पाएगा। तो इस तरह से H रिलीज करके या H फ्री करके या जो है हाइड्राइड रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। तो बिस्मथ सबसे अधिक करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि जो बिस्मथ Bi और H की बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड एंथैल्पी है, आप चाहे बॉन्ड लेंथ की बात करें चाहे एंथैल्पी की बात करें, बेटर होगा एंथैल्पी की बात करें। तो Bi और H की बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है कम होती है, इस वजह से ये ज़्यादा रिड्यूसिंग इन नेचर हो जाता है, ठीक है। डाई नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? डाई नाइट्रोजन बनाने के तो और मेथड्स भी यहाँ पे हैं। अमोनियम क्लोराइड और NaNO2 के साथ या अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके बनाते हैं। लेकिन जो सबसे मेथड इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वो है हैबर प्रोसेस। और हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे आयरन और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट होते हैं, आप जानते ही हैं। तो इसको यूज करके बनाया जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोडियम एजाइड का फार्मूला भूलिएगा मत, NaN3 होता है, और ये जो है सोडियम और नाइट्रोजन में ब्रेक करता है। फिर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। कि N2 जो है रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव क्यों होता है? देखिए N2 कैसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी बहुत अधिक है। जब बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है, जब बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं तो रिएक्शन किससे करेगा? इसलिए जब बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर रिएक्टिव नहीं होता है और नाइट्रोजन जो है इनर्ट की तरह बिहेव करता है। फ्रेंड्स अभी वीडियो में बस इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग जो है और चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।